से 30 नवंबर को भी बंद हुआ था। फिर भी आप सुबह शाम तक, अभी उदाहरण के तौर पर कल को इशार का मामला था, उनका फोन आया तो मैंने फोन में बात कराई, तो मैडम ने तुरंत उसको इंस्टेंट अपनी सीट पर बैठे बैठे उनको बताया कि भी ये चीजें इस प्रकार, उनकी जो पिछले 2 साल से जो पैसा रुका पड़ा था वो मेरे सामने की बात है कल सुबह की। तो ऐसे अधिकारी यदि हमारे विभाग में काम कर रहे हैं तो हमें उन पर गर्व है और हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत भी है। मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ बहन सुमिता रांगे जी, जो कि हेड डिपार्टमेंट एग्जाम विंग SCRT हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं, आए और आप अपना सेशन जो कि स्कॉलरशिप स्कीम्स इन स्कूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, आप बताएं। आदरणीय बहन सुमिता रांगे जी, प्लीज। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी सबको, मैं सुमिता रांगे इंचार्ज हूँ एग्जाम विंग की SCRT के अंदर। मैं 1 मिनट माफी चाहूंगा बहन जी, हमारे साथी ये 12 जिलों से हैं मैडम, अभी न्यूली प्रमोटेड हेडमास्टर हैं 12 जिलों से, और ये लगभग अभी आपके सामने 75 आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है अब तक की ट्रेनिंग का। अच्छा जी जी मैम जी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस हिसाब से हमारी जानकारी भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और NMMS और NTS तो क्योंकि स्कॉलरशिप की इस तरह की स्कीम्स हैं जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है जानने की। NMMS का तो अभी भी चल ही रहा है, NTSC का एग्जाम अभी 13 तारीख को होकर के गया है और NMMS का अभी 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है। और इसके स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देने के लिए ही हम यहाँ हैं, क्योंकि हमारी विंग इन 2 स्कीम्स को शुरू से ही देखती आ रही है, तो इसी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है? विजिबल है मैम, विजिबल है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है, विजिबल है मैडम। पीपीटी नजर आ रही है मेरी आपको? हाँ नजर आ रही मैडम, नजर आ रही। क्लियर है मैडम? हाँ जी क्लियर है। देखिए सर, इसमें स्टार्टिंग से ही मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप हमने इसमें लिखा है। हमारी यहाँ पर एग्जाम विंग जो है वो 2 स्कीम स्कॉलरशिप की और 2 स्कीम इंसेंटिव की देखती है। स्कॉलरशिप और इंसेंटिव में डिफरेंस ये है कि स्कॉलरशिप बच्चे को तब मिलता है जब वो एग्जाम करके उसको क्वालिफाई कर लेता है और उसके बाद उसको पैसा दिया जाता है, तो वो स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप एक तरह से वो अर्न करता है अपने हार्डवर्क से। इंसेंटिव की स्कीम ये है कि गवर्नमेंट चलाती है किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, जैसे हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च है, उसको वो साइंस को प्रमोट करने के लिए चलाया गया है। NSIGST की जो स्कीम है गर्ल्स के लिए स्कीम की, ये तो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने की, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पर 9वीं या 10वीं के बाद अक्सर लड़कियां। हेलो मैम, मैं कहना चाह रही हूँ आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? नहीं मैम, अब नहीं हो रही, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा मैडम। अच्छा सर, 1 मिनट। अभी आ रही है सर? आ गया मैडम, अब आ गई मैडम, आ गया मैडम, अब आ गया? आ गया जी, आ गया। नहीं मैम, हाँ नहीं जी मैडम आ गया। स्क्रीन पे देखिए, आप लोग टच करिए अपने आप को, आया हुआ मैडम। देखिए ये नेशनल मींस कम मेरिट क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ प्लीज, थैंक यू, कंटिन्यू प्लीज। चलिए सर, जिसको दिखाई दे रहा है वो प्लीज देख ले, जो नहीं है वो तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। नहीं, वो उनकी तरफ से गलती है मैडम, ये आपकी तरफ से गलती नहीं है, ये जी जी हाँ, ये आप अपना क्लियर है। मैं प्लीज कंटिन्यू। जी देखिए सर, ये 2 स्कीम्स हैं, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की स्कीम है ये, और नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम है। ये दोनों ही स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं। हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च स्कीम साइंस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम है। हालांकि ये NTSC का जो पेपर होता है उसी में से ही हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक तरह का स्कॉलरशिप ही है। NSIGST की स्कीम 2018 से बंद है, उससे पहले ये चला करती, लेकिन क्योंकि इसका अभी मेच्योरिटी का चल रहा है तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। तो स्टार्टिंग हम करते हैं अपना नेशनल मींस कम मेरिट की जो स्कीम हमारी है उससे। ये उन बच्चों के लिए स्कीम चलाई गई थी जो थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बच्चे हैं इनका पेरेंटल इनकम के लिए एक डिमार्केशन किया गया है कि 1.5 लाख जिन लोगों की पेरेंटल इनकम है वही बच्चे इस एग्जाम को
दे सकते हैं। तो एक तरह से ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये स्कीम है। और 2008 से ये स्कीम चल रही है और कॉन्टिन्यूसली चल रही है। इस स्कीम के अंदर जो बच्चे 8वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, इस टाइम 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद उनको 1000 रुपया पर मंथ तक का स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है। और बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है, 4 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलता है। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, और 4 साल में टोटल अमाउंट अराउंड 50,000 के करीब हो जाता है, 48,000 बन जाता है ये अमाउंट जो है। और एक गरीब बच्चे के लिए काफी हेल्प हो जाती है इस अमाउंट से। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आप 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली इसमें पास होना है। कंपार्टमेंट या फेल आप अगर हो जाते हो तो ये स्कॉलरशिप रुक जाता है। 9th में आप 55% मार्क्स लेकर के पास हो, और 10th के अंदर आपको 60% मार्क्स लेने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% तक का रिबेट इसमें दिया जाता है। अभी देखिए 2020-21 का तो अभी चल ही रहा था, आपको ध्यान भी होगा, और अभी एडमिट कार्ड हमारे इशू होने वाले हैं, और 20 दिसंबर को एग्जाम है। नॉर्मली एग्जाम नवंबर में हुआ करते थे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एनटीएससी का एग्जाम होता था, और उसके 10 या 15 दिन के बाद हम एमएमएस का एग्जाम लेते हैं। ऑलमोस्ट फिक्स था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ये थोड़ा सा डिले हो गया, तो अभी ये 20 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी चल रहे हैं, इशू भी हो गए हैं, और इसके बारे में तो अभी फोन कॉल्स भी हम अटेंड कर रहे हैं कि अगर कोई इशू आता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी का एडमिट कार्ड अगर इशू नहीं हो पाया है तो। दूसरा, एनएमएमएस की स्कीम के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये स्कीम है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी इसमें आते हैं, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय है या जवाहर नवोदय विद्यालय है, या वो स्कूल्स जिनमें हॉस्टल की फैसिलिटी है, वो स्कूल्स के बच्चे जो हैं ये एग्जाम वो नहीं दे सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एनएमएमएस के अंदर 2 तरह के पेपर होते हैं, एक मेंटल एबिलिटी का एग्जाम होता है, एक स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड जिसको मैट और सेट के नाम से जाना जाता है। ये 2 एग्जाम होते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। 90 क्वेश्चंस मैट के होते हैं, 90 ही क्वेश्चंस सेट के होते हैं। मैट में मेंटल एबिलिटी थोड़ा जैसे हम समझते हैं कि उसके अंदर फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, जंबल्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। टेस्ट जिसको आप वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बोलते हैं, वो मेंटल एबिलिटी के अंदर आते हैं, जिसमें बच्चों का हम मेंटल एबिलिटी उनकी कितनी है, किस तरह से वो कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन, हिडन फिगर्स के जो क्वेश्चन है वो कर पाते हैं, वो उनका टैलेंट हम इसमें देखते हैं। दूसरा टेस्ट होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड का। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड के अंदर हमारा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड चीजें आती हैं, जिसके अंदर मैथ्स होता है, थोड़ा सा साइंस होती है, सोशल स्टडीज होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। 90 ही क्वेश्चन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड के होते हैं। इसमें देखिए 35 आइटम्स जो हैं साइंस के हैं, 35 सोशल साइंस के और 20 मैथमेटिक्स के होते हैं। इसमें छोटा सा ब्रेक देकर के कंटिन्यूटी में ही एग्जाम होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप उसको, जैसे एनटीएससी में तो हम लंबा ब्रेक देते हैं, लेकिन एनएमएमएस में ऐसा नहीं होता। पहले मैट का एग्जाम होता है, उसमें 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यूसली ही सेट का एग्जाम शुरू हो जाता है। ड्यूरेशन जो है इस एग्जाम की जो है 90 मिनट्स की है, ईच टेस्ट 90 मिनट मैट का, 90 मिनट सेट का, बीच में 10 मिनट की ड्यूरेशन मिल जाती है जो पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दी जाती है। उसके बाद जब डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का, तो पासिंग मार्क्स इसके अंदर 40% जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए हैं, और 36% SC ST और डिसेबल्ड बच्चों के लिए हैं। इसके क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं, 36% SC ST और डिसेबल्ड कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो पासिंग मार्क्स उनके लिए रखे गए हैं 5। इसके बाद ये है कि 8th क्लास में उनका जो जब आप क्वालिफाई करते हैं 8th क्लास के अंदर उनकी जो परसेंटेज है वो 55% आनी जरूरी है अगर आपको ये स्कॉलरशिप लेना है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं और अगर 8th क्लास के एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या 55% से कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। 5% की रिबेट SC ST कैटेगरी के लिए है। सिमिलर ही चीजें आगे चलती हैं, 9th में भी सेम कंडीशन है। अगर आप क्वालिफाई 9th नहीं कर पाते हैं विद 55% मार्क्स तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन 10th क्लास के लिए 60% की कंडीशन है फॉर जनरल कैटेगरी। 5% का रिलैक्सेशन SC ST डिसेबल्ड के लिए इसमें चलता रहता है।
ये चीज मैंने आपको बता दी है। 5% का रिलैक्सेशन है, 10th में जो है 60% के मार्क्स के साथ इसको पास करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर आपका 1.5 लाख की इनकम होनी चाहिए और गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए ही ये एग्जाम होता है। देखिए, जहाँ स्कॉलरशिप के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है तो इसमें हमारे साथ एसबीआई बैंक जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही सीधा बच्चे के अकाउंट में पैसा जाता है। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम, उनको हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कराते हैं और पैसा डायरेक्टली एमएचआरडी से सीधा बच्चों के अकाउंट में जाता है। इसमें बीच में हमारा एससीईआरटी का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जब बच्चा रजिस्टर करता है तो उस टाइम हमारा इसमें रोल रहता है। तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है। पहले मैनुअली ये पैसा जाता था, अकाउंट में हमारे आ जाता था। जी सर, अभी ये सीधा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही सीधा यहाँ पर चला जाता है। अब देखिए, एनएमएमएस और एनटीएससी का ये थोड़ा कंपैरिजन है। एनएमएमएस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, सिमिलरली एनटीएससी भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही एग्जाम होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एग्जाम होता है। स्टेट वाइज इसका पेपर बनता है, हर स्टेट अपना पेपर बनाता है और ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के महीने में हर स्टेट में इंडिया के ये एग्जाम लिया जाता है। सिमिलरली एनटीएससी का एग्जाम है, उसकी तो डेट फिक्स है, ऑल ओवर इंडिया सेम डेट को ये एग्जाम होता है। लेकिन 1 लाख स्कॉलरशिप जो है वो एनएमएमएस की हैं, 1000 स्कॉलरशिप एनटीएससी की। क्या बना बहू का? हेलो, बीच में आप देखिए बात मत करिए। अगर आपको एनएमएमएस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये चल रहा है। ये आप कोई जानकारी चाहते हैं एनएमएमएस के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं। लेकिन आप प्लीज बीच में माइक्रोफोन कुछ लोगों का ऑन है, शायद वो ऑफ कर लें। मैडम आपका माइक म्यूट कर ले प्लीज। मैडम बार-बार कोई म्यूट कर ले अपना, माइक्रोफोन ऑन चल रहा है किसी का। स्पीकर का बोलता है तो उनको उनकी फ्रीक्वेंसी टूटती है उनकी। रंजना जी, रंजना शर्मा जी प्लीज अपना माइक को म्यूट करें प्लीज। शमशेर सिंह जी, सुनीता जी मैम प्लीज, रंजना जी। अभी चलिए, एनएमएमएस के विषय में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एनएमएमएस के विषय में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अभी एनटीएससी के ऊपर। अगर आपको कुछ जानकारी और नहीं चाहिए तो मैं एनटीएससी के ऊपर जाना चाहूंगी। अब एनटीएससी लेवल 1 का जो एग्जाम है वो हमारी एससीईआरटी इसको देखती है। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम इसको बोला जाता है। नेशनल टैलेंट सर्च का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ढूंढने की कोशिश करी जाती है। एनटीएससी लेवल 1, ये 2 लेवल्स में एग्जाम होता है। पहला लेवल एससीईआरटी देखती है और दूसरा लेवल एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इसको लेती है। एनटीएससी ओपन एंडेड एग्जाम है, जिसमें सारे प्राइवेट स्कूल्स और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का डिमार्केशन नहीं है, कोई भी लिमिट इसके अंदर फिक्स नहीं करी गई है। हर बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है वो एनटीएससी लेवल 1 का एग्जाम दे सकता है। एनएमएमएस के एग्जाम के कंपैरेटिवली एनटीएससी का स्टैंडर्ड काफी अप रहता है। बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं। और एनटीएससी का एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये जो एग्जाम क्वालिफाई बच्चा कर लेता है, ये आपको इस एग्जाम की वजह से आपको आगे जो एग्जाम्स हैं AIEEE का है, नीट का है, उसमें भी रिकॉग्निशन मिलती है इस एग्जाम के को क्वालिफाई करने के बाद। ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों आपको क्वालिफाई करने के बाद ही इसके अंदर स्कॉलरशिप मिलता है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम कहा जाता है। जो बच्चे इनको क्वालिफाई कर लेते हैं उनको स्कॉलरशिप PhD लेवल तक भी मिल सकता है। +2 तक तो हम यहाँ देते ही हैं। जो एनसीईआरटी स्कॉलरशिप को बच्चों को सीधा पहुंचाती है, जब वो लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं उनके अकाउंट में ही सीधा ये अमाउंट चला जाता है। अब इसमें देखिए 1250 रुपए महीने का स्कॉलरशिप है जब बच्चा 11वीं और 12वीं में पढ़ रहा है, अगर ये एग्जाम वो क्वालिफाई कर लेता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी स्कॉलरशिप है, जो 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों को मिलता रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और PhD लेवल पे भी अगर बच्चा कोई और स्कॉलरशिप नहीं लेता है या यूजीसी क्वालिफाई नहीं करता है तो ये जो स्कॉलरशिप है ये उस लेवल तक भी आपको मिलता है, जब तक कि आप कंटिन्यू अपनी स्टडी रखते हैं। अगर आप यूजीसी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं या कोई दूसरा स्कॉलरशिप का एग्जाम या गेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तभी ये आपको स्कॉलरशिप मिलना बंद होता है। अदरवाइज ये स्कॉलरशिप आपको कंटिन्यू मिलता रहता है और काफी अच्छा अमाउंट है इसके अंदर, और एग्जाम भी काफी प्रेस्टिजियस है ये। मम्मी कह रही है क्या? इनको चलो, इनको दे दे, इनको दे दे।
अभी ये देखिए, जो क्लास 10th में बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम पे, वो कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वो बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये रही है कि इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेशन प्राइवेट स्कूल के बच्चों का होता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इसके अंदर पिछले 2 साल से ही थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाने लगे हैं, और अभी तक इतने साल से ये एग्जाम चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल का सिर्फ एक ही बच्चा इसको क्लियर कर पाया है, वो भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर। अभी तक गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया है। पिछले साल से थोड़ा हमारा डिपार्टमेंट जो है इसको परस्यू कर रहा है, जिसके अंदर राकेश गुप्ता जी ने काफी इसमें इनिशिएटिव लिया था कि कोचिंग भी स्टार्ट की थी, और काफी हमारे बच्चों ने उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। इस बार भी 8 से 10 हजार बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के उन्होंने अप्लाई किया है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, 10 से 12 हजार के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था। उससे पहले हमारे गवर्नमेंट स्कूल का पार्टिसिपेशन इसमें थोड़ा सा कम रहता था। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो उसको लंबे समय तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो साथी हैं वो थोड़ा ध्यान दें, अपने बच्चों से एग्जाम भरवाएं। अगर इंटेलिजेंट बच्चा है और इसको क्वालिफाई कर सकता है तो अच्छी बात है, हमारे स्कूल का भी नाम होता है इसमें कि अच्छे प्रेस्टिजियस लेवल के एग्जाम को बच्चे ने क्वालिफाई किया है। अब देखिए एनटीएससी का जो पैटर्न है उसके अंदर भी सेम चलता है जैसे एनएमएमएस में है। मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। मेंटल एबिलिटी के इसमें 100 क्वेश्चंस हैं जो इसमें 120 मिनट आपको दिए जाते हैं, और सिमिलरली सेट के भी 100 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर 40 सोशल स्टडीज के, 40 साइंस के और 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। बीच में आधे घंटे का इसमें ब्रेक रखा जाता है, और 2 लेवल पे ये एग्जाम होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। 30% एक्स्ट्रा मिनट्स जो हमारे विजुअली हैंडीकैप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए जाते हैं इसके अंदर। हमारे एनटीएससी लेवल 1 के ऊपर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एनटीएससी लेवल 2 के ऊपर नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें 1/3 मार्क्स आपका उसके अंदर कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। रिजल्ट का इसके अंदर देखिए ऐसा है, 40% जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी अब इसमें ऐड हो गई है। तो 40% मार्क्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेने होते हैं, और 32% जो हमारे एससी और डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको इसके अंदर 32% मार्क्स में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो उनको लेना होता है। एनटीएससी और एनएमएमएस अगर दोनों ही एग्जाम बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक ही स्कॉलरशिप मिलेगा। वो आपको चूज करना है कि आपने एनटीएससी लेना है या एनएमएमएस का स्कॉलरशिप लेना है। लेकिन एनटीएससी का स्कॉलरशिप स्टेज 2 क्वालिफाई करने के बाद ही मिलता है, स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। दोनों ही एग्जाम हमारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, दोनों ही एग्जाम्स में अच्छा खासा स्कॉलरशिप है। एनएमएमएस के अंदर थोड़ा सा एक इनकम की कंडीशन है, एनटीएससी में कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है, ये पूरी तरह से ओपन एंडेड एग्जाम है। दोनों का ही स्कॉलरशिप एसबीआई के द्वारा दिया जाता है, सीधा बच्चे के अकाउंट में जाता है। दोनों ही स्कॉलरशिप्स जो एनसीईआरटी है हमारी स्टेज 2 का जो क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी हमारा जो स्कॉलरशिप है बच्चों का वो सीधा बच्चे के अकाउंट में पहुंच जाती है। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च स्कीम की। थोड़ा सा मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगी, एनटीएससी के विषय में आपको पहले से जानकारी थी या अभी आप अगर कोई क्वेश्चन उसके विषय में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई साथी इसके बारे में कुछ पूछना चाहेगा एनटीएससी के विषय में? शायद कोई नहीं चाह रहा है। आपको ये क्लियर हो गया है जो कुछ मैंने अभी बताया है आपको? चलिए हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च स्कीम के ऊपर हम चलते हैं। हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च स्कीम जो है वो हमारी एनटीएससी की जो एग्जाम हम एनटीएससी का देते हैं उसके रिजल्ट के ऊपर ही हम हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च स्कीम का जो बच्चे का सिलेक्शन है वो हम करते हैं। इसके अंदर सोशल स्टडीज का जो पेपर होता है उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो साइंस और मैथ्स के मार्क्स होते हैं उसके बेस पे दोबारा मेरिट बनती है, और उस मेरिट के बेस पर हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च स्कीम के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर 1500 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसमें 1250 बच्चे हमारे हरियाणा बोर्ड के रहते हैं और 250 बच्चे अदर स्कूल्स के रहते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। 1000 रुपये महीने का ये स्कॉलरशिप है, और 11वीं और 12वीं में
साइंस को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, और ये उन बच्चों को दिया जाता है जो 11वीं और 12वीं के अंदर साइंस स्ट्रीम लेकर के पढ़ते हैं, मतलब मेडिकल या नॉन मेडिकल स्कीम ऑप्ट करके पढ़ते हैं। कॉमर्स या आर्ट्स जो बच्चा ले लेता है उसको ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हरियाणा साइंस के लिए हम मैट के अंदर 32% लेते हैं और सेट के अंदर 32% लेकर के दोबारा से मेरिट बनाई जाती है। इसके अंदर दोनों ही कैटेगरीज के लिए, जनरल, एससी, बीसी, सबके लिए सेम क्राइटेरिया है। 32% मिनिमम मार्क्स हैं मैट में भी और 32% मिनिमम मार्क्स हैं सेट के अंदर। अभी इस तीनों स्कीम्स के विषय में जो हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में अगर कोई आप बात करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैम हरियाणा साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम जो एनटीएससी का एग्जाम होता है हेलो। उसी में से एसएस के घटा के होते हैं। कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज क्रिस्टल क्लियर है मैम, आवाज क्लियर है बिल्कुल आपकी। हेलो मैम आवाज क्लियर है आपकी बिल्कुल, आप सुनाई दे रही है। अभी क्लियर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम, जी मैम। भाई सम्मानित हेलो, साथियों, सुनिए, आवाज आ आप रही है? जब मैडम बार बार आपसे पूछ रही है उसके बाद भी आप जवाब नहीं दे रहे, इसका अर्थ क्या समझा जाएगा? देखो ना, मैडम बाप आपसे बार बार पूछ रही है, कोई शंका है तो पूछ लें, कोई आवाज आ रही है तो कुछ तो रिस्पॉन्स दो ना आप लोग प्लीज। या तो बताओ सर मैडम आवाज नहीं आ रही, या आपको ये आवाज आ रही है? हाँ बस ठीक है, बस ठीक है। हेलो 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 हाँ जी अश्विनी जी, आवाज अविनाश तो क्लियर है ना? मैडम आवाज हमें आ रही है, तुम क्यों नहीं बोल पा रहे ये लोग? हेलो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अविनाश बोल रही हूँ जी। तो बोलिए मैडम, आगे बोलिए कुछ। हाँ जी मैडम, ये है कि आज हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली, बस मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। ठीक है जी। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है हाँ मैडम, इसके बारे में ये हो गया। अभी हरियाणा साइंस, एनएमएमएस और एनटीएससी के विषय में हम बात कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपनी जो नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एनएसआईजीएसटी की जो स्कीम है उसके विषय में हम बात करना चाहेंगे। एनएसआईजीएसटी की स्कीम 2018 तक चल रही थी। 2018 के बाद ये स्कीम बंद कर दी गई, थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला करके इसको दोबारा शुरू करने की बात की गई है, लेकिन अभी तक ये दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। तो इस स्कीम के अंदर जब स्टार्टिंग ये की गई थी तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली शेड्यूल कास्ट लड़कियों के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और इसमें स्टार्टिंग में बच्चे जब वो 9वीं में पढ़ रहे होते थे तो 3,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा करने की 3,000 रुपए उनके लिए सेव कर दिए जाते थे। और जब वो लड़कियां 12th पास कर लेती थी कॉन्टिन्यूसली बिना फेल हुए, तो उनको वो अमाउंट एफडी के रूप में जो उनका 3 साल पहले जमा हुआ था वो टोटल होकर के उनको दिया जाता था। तो इस स्कीम के अंदर अभी 2016-17 की मैच्योरिटी लिस्ट मांगी गई है, जिसमें 2016-17 के बच्चे जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे या 12वीं कर चुके होंगे उनका पैसा अभी रिलीज होना बाकी है। बाकी 2018 के बाद ये स्कीम हमारी बंद हो गई थी। ये प्योरली इंसेंटिव स्कीम है और एससी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही ये स्कीम बनाई गई थी। तो ये स्कीम क्योंकि अभी नहीं चल रही है तो इसके विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। इसके बाद हम अपना आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। जैसे हमारा अभी जो चल रहा है एनएमएमएस में जो बच्चे हमारे क्वालिफाई हो जाते थे उनको हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करते हैं। अभी ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो इशू था ये हमारा काफी सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ये जून के अंदर हमारा पोर्टल खुल जाता है। अभी 2020-21 का हमारा दिसंबर में एग्जाम हुआ है, मार्च तक हमारा ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम एक बार वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट है बच्चों की वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्कूलों में चली जाती है, जहां से ये वेरिफिकेशन होकर के लिस्ट हमारे पास वापस आती है। तो इस विषय में थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहूंगी कि एनएमएमएस का जब एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे भरते हैं तो कई बार बच्चे खुद भरते हैं तो उसमें वो नाम की स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं, कई बार डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, कुछ अपना डाटा गलत भर देते हैं। कई स्कूलों में टीचर्स इसको भरते हैं तो वहां पे फिर भी हमें थोड़ा सा ये कि वो
डाटा उसके अंदर डालते हैं। लेकिन बाद में जब हम इसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जब बच्चों को रजिस्टर करना शुरू करते हैं तो वहां पर हमें इशू आता है कि कई बार स्कूल के रिकॉर्ड से बच्चे की स्पेलिंग मिसमैच होती है, कई बार अकाउंट में उसकी स्पेलिंग कुछ और है, आधार में कुछ और है और बच्चा स्पेलिंग कुछ और डाल देता है, तो उस वजह से उसका स्कॉलरशिप अटक जाता है और वो प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हो पाता है। बाद में फिर बहुत सारे इश्यूज उठते हैं कि बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिला। उसका रीजन ये रहता है कि बच्चे का जो आधार से नाम का जो स्पेलिंग है वो मिसमैच करता है, क्योंकि पैसा सीधा अकाउंट में जा रहा है और अकाउंट आधार के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो नाम है बच्चे का वो आधार वाला ही होना चाहिए। कुछ ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास बाद में कंप्लेंट्स आए हैं जहां पर ये हुआ कि बच्चे ने एडमिशन विड्रॉल के हिसाब से बच्चे का नाम भर दिया गया, आधार में नाम कुछ और था, अकाउंट नंबर में उसकी स्पेलिंग कुछ और थी, तो वहां पर फिर वो रजिस्टर नहीं हो पाता है, फिर बच्चे को पैसा नहीं मिलता है, तो फिर बाद में वो सीएम विंडो लगाता है, पीएम विंडो लगाता है, तो उसका फिर सोल्यूशन हम नहीं करवा पाते हैं। तो ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे का भरते हैं तो उसको कोशिश करें कि आधार वाले ही नाम की स्पेलिंग भरें, उसका आधार मंगवा लें, अकाउंट नंबर की डिटेल मंगवा लें, और जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करें तो उसके अंदर वही नाम लें जो आधार के अंदर बच्चे ने दिया है। कई बार बच्चे अपना नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे 8वीं क्लास में वो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे, कुछ और नाम था, 9वीं क्लास में उन्होंने जाकर के कुछ और नाम लिखवा लिया और अपना नाम चेंज कर लिया, बैंक अकाउंट में भी चेंज करा लिया, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था वो दूसरे नाम से भरा गया था। तो इस तरह के इश्यूज भी हमारे पास आते हैं, तो इनको थोड़ा सा सेंसिटिवली डील करने की जरूरत है। यहाँ पर हमें आप लोगों की जरूरत पड़ती है। जो हेड्स हैं वो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि जब किसी टीचर को वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो अपना आधार उनसे जरूर मंगवा ले और उसके बेस पर ही उसका डाटा को एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिलअप करें, ताकि बाद में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करते टाइम दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें देखिए एमएचआरडी और एनआईसी दोनों ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। और जब हम उनको कंप्लेंट डालते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि हम पिछले 3-4 साल से अब हरियाणा के अंदर ये काम हो रहा है, तो हरियाणा के टीचर्स को अब ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे को सुनने को मिलता है, तो प्लीज ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्योंकि आप हेड्स हैं स्कूल्स के और 8वीं का बच्चा ही इन फॉर्म्स को भरता है, तो आधार से जो भी आप डाटा भरें आधार से जरूर वो मैच करें, क्योंकि पैसा सीधा अकाउंट में जाने वाला होता है। देखिए ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का मैं होम पेज आपको दिखा देती हूँ, ये इसका होम पेज है। इसके अंदर 3 तरह की चीजें होती हैं, इसमें मेनली जो रिस्पॉन्सिबल रखा गया है वो स्कूल को रखा गया है, इसमें स्कूल हेड, स्कूल टीचर ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रखे गए हैं। कैटेगरीज इसमें 3 हैं। स्टेट लेवल पे हम लोग इसको देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्यादातर डीएसएस जो हैं वो इसके इंचार्ज बनाए गए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल पे स्कूल प्रिंसिपल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब बच्चा एनएमएमएस क्वालिफाई कर लेता है तो उसको रजिस्टर करने का जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल टीचर की, स्कूल प्रिंसिपल की ही जाती है। अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है किसी बच्चे को और वो स्कूल लेवल पे वेरीफाई नहीं हुआ, तो पूरी तरह से उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल है। कई जगह पर अभी तक ऐसा भी हुआ है, स्पेशली इस साल ऐसा हुआ है कि ऐसी एक नौबत आ गई है कि स्कूल को पैसा जेब से देना पड़ रहा है, क्योंकि 48,000 का ये मामला है, छोटा मामला नहीं है गरीब बच्चों के लिए, तो बच्चे किसी भी लेवल तक जाते हैं। हमारे पास सीएम विंडोज, पीएम विंडोज, कोर्ट केसेस तक आने शुरू हो गए हैं इसको लेकर के, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना बहुत जरूरी है कि इसको प्लीज ध्यान से रखें। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ पर एनएमएमएस का पेपर क्वालिफाई कर लेता है तो उस बच्चे को जब आप एसएलसी देते हैं या दूसरे स्कूल में भेजते हैं तो उस एसएलसी के ऊपर मेंशन करें कि ये बच्चा एनएमएमएस क्वालिफाइड है। और जब वो दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको आप थोड़ा सा पेन लेकर के उस स्कूल तक ये बात पहुंचाएं कि ये बच्चा एनएमएमएस क्वालिफाइड है और इसको एनएसपी पोर्टल के ऊपर जरूर रजिस्टर करना है। अगर बच्चा 8वीं के बाद 9वीं में दूसरे स्कूल में जाता है तो वहां वो रजिस्टर होना चाहिए, और अगर वो बच्चा स्कूल 10वीं या 11वीं के बाद भी चेंज करता है तो भी दूसरे स्कूल में जहां वो जाता है उसको रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी इशू आया है कि एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चा कई बार डिस्ट्रिक्ट बदल लेता है, तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा था फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट अभी अलग हुए हैं, पहले भिवानी से ही वो बच्चे एनएसपी पोर्टल के ऊपर आए, अब चरखी दादरी अलग हो गया, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उन्होंने मना कर दिया कि हम चरखी दादरी के बच्चों को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के इश्यूज कई बार आ जाते हैं, स्कूल्स भी मना कर देते हैं, तो प्लीज ये मना मत करिए, आप एक दूसरे से ताल्लुक बातचीत करिए, कांटेक्ट बनाइए और किसी भी बच्चे को इस तरह से
वेरीफाई करने से रोकिए मत, क्योंकि अभी एक सुपर 100 का बच्चा था जो रिवाड़ी चला गया था हिसार से, और हिसार के डिस्ट्रिक्ट से वो वेरीफाई नहीं हुआ। अब वो बच्चा कोर्ट में चला गया है कि मुझे पैसा नहीं मिला है। तो इस पर थोड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके विषय में आप थोड़ा बहुत ही सेंसिटिव होकर के बच्चे के बारे में बात करें। और बच्चे का जो अगर वो क्वालिफाई कर लेता है एनएमएस का पेपर, तो इसको एनएसपी के ऊपर जरूर लेकर के आए। किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट या शिकायत सुनने के लिए हम यहाँ हैं आपके पास। और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, मुकुट जी हैं, मैं हूँ, हम सब इसको अच्छे से कंप्लेंट्स को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं हर तरह से कि ये कंप्लेंट जो है आपकी सॉर्ट आउट करी जाए। लेकिन जब नाम की और स्पेलिंग की मिस्टेक्स आधार से मैच नहीं हो पाती हैं, तो वहां पर हमारे को थोड़ा सा इशू आता है। वहां हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एनआईसी भी क्लियरली मना कर देता है कि बैकअप पे जो डाटा गया हुआ है उससे अलग कुछ भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि बैकअप के ऊपर जो डाटा जाए वो डाटा जाए जिसके अंदर आधार से वो मैच करे। अगर वो आधार से मिसमैच होता है तो बच्चों को फिर पैसा नहीं मिलता है। दूसरा पैसा नहीं मिलने में इशू ये आता है कि सर्व ग्रामीण बैंक के कुछ अकाउंट थे पहले, अभी तो खैर वो मर्ज हो गया है बैंक, लेकिन सर्व ग्रामीण बैंक के कुछ अकाउंट थे जिसके अंदर जो कंप्यूटराइज नहीं था और अटैच नहीं थे दूसरे आधार वगैरह से, तो वहां हमें थोड़ा सा इशू आया था कि बच्चों के पैसे नहीं पहुंचे थे। अदरवाइज हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर तरह से बच्चे को इसमें पैसा मिल जाए। अगर आपके पास कोई एनएमएमएस का बच्चा है और कोई आपका इशू है, तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। किसी स्कूल में अभी एनएमएमएस का कोई बच्चा है जिसने क्वालिफाई किया है? नहीं मैम, हेलो, नहीं मैम, नहीं है कोई बच्चा हमारे। क्या किसी स्कूल में कोई बच्चा है जिसने क्वालिफाई किया है ये एग्जाम, या किसी को कोई इशू आया हो इससे रिलेटेड? क्योंकि अभी ये एनएसपी पोर्टल के ऊपर ये चीजें चल रही थी। चलिए, मुझे लगता है शायद किसी को कोई इशू इसमें नहीं आया है इस बारे में। तो इसी पे आगे हम मैम चलते मेरे हैं। स्कूल हेलो से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, तो 8th का बच्चा था। मैडम, और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हेलो हाँ मैडम बोलिए। मैम, मेरे स्कूल से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था एनएमएस में, तो 8th में था वो, 9th में दूसरे स्कूल में चला गया, तो हमने लिख के भेज दिया था और हमारे स्कूल से ही रजिस्ट्रेशन हो गया था। जी मैडम। जिस स्कूल में वो बच्चा गया था कहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन बता हो दिया गया था कि एनएमएस का बच्चा है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। आपने बताया कि बच्चा जाएगा, हाँ जी। वो दूसरे स्कूल में जिसमें एडमिशन ले रहे हैं उनको भी इंटीमेट, तो हाँ उनको हम इंटीमेट कर दिया था, और रजिस्ट्रेशन के टाइम जून में उसका बच्चा हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, इसमें ये एनएमएमएस के बच्चों का स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। यस मैम। जहाँ क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हमें आ रहे हैं, मैं इसीलिए आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम ये इश्यूज झेल रहे हैं अभी। सीएम विंडो, पीएम विंडो काफी आ रही है अभी। मैम मैं आपसे इंसेंटिव के बारे में बात करना चाह रही थी। हाँ जी मैडम, बताइए। मैम जैसे ये पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और जैसे ये वाले जो चल रहे हैं, इसमें हमें क्या करना होता है? मैडम देखिए, पोस्ट मैट्रिक तो सीधा है कि वो बच्चा है जिसने 10वीं पास कर ली है, ये जो तो अब मैम 11वीं और 12वीं में पढ़ रहा है, तो वो पोस्ट मैट्रिक कहलाएगा। पोस्ट मैट्रिक के नाम से कोई अलग से कोई स्कीम नहीं है। हर स्कीम के अंदर पोस्ट मैट्रिक वो बच्चा कहलाता है जो 11वीं और 12वीं में है, यस मैम। और प्री मैट्रिक वो बच्चा है जो 9वीं और 10वीं में अभी पढ़ रहा है। लेकिन मैम जैसे हमें एससी और बीसी बेनिफिट, बीपीएल ये बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो फिर उससे क्या लिंक है? उसमें मैडम देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये स्टेट लेवल के स्कॉलर इंसेंटिव्स हैं। ये स्टेट लेवल पे एससी और बीसी और बीपीएल का जो इंसेंटिव दिया जाता है वो स्टेट लेवल की स्कीम है। Yes, ma'am, ये हमारी पोस्ट जो स्कीम्स हैं, ये तीनों स्कीम सेंटर की हैं, तो नहीं उसका मैम, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेट पे बच्चा कोई भी इंसेंटिव, कोई भी स्कॉलरशिप ले सकता है। स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल के स्कॉलरशिप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। सेंटर की स्कीम के अंदर वो दो इंसेंटिव या एक स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर वो उसको ले सकता है पैसे। सिर्फ मैडम फिर उसमें हम जो एससी वाले जो बेनिफिट हैं जो वो दे रहे हैं, वही देंगे ना, पोस्ट मैट्रिक और वो तो नहीं देंगे?
नहीं मैम, वो आप चूज कर सकते हो, जो स्टेट पे जो वो बेनिफिट ले रहा है वो लेता रहेगा। सेंटर में आपको एक चूज करना है, सेंटर में आप एक स्कॉलरशिप सेंटर का, एक स्कॉलरशिप, एक इंसेंटिव स्कीम सेंटर की, ये आप जैसे प्री और स्टेट के अलावा ले सकते हैं, बच्चा ले प्री सकता है। पोस्ट में से मैम। जी, पोस्ट मैट्रिक की स्कीम भी अगर सेंटर की है तो वो बच्चा ले सकता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। स्टेट के साथ आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेट के अंदर बच्चा कुछ भी ले रहा हो, क्योंकि स्टेट बहुत सारी स्कीम चला रहा है, उसके साथ आप इसको कंफ्यूज ना करें। हमारी जो स्कीम्स हैं दोनों ही सेंटर की स्कीम्स हैं। ये और तो मैम सेंटर के अंदर एनटीएससी एक के लिए, इंसेंटिव और एक स्कॉलरशिप बच्चा ले सकता है, स्टेट में वो कुछ भी ले रहा हो। तो ये पोस्ट मैट्रिक और ये सब सेंटर जी सर, जी मैडम, जो भी एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब सेंटर की स्कीम है। ओके और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर कम से कम 50 के करीब स्कीम्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही स्कीम्स हम देख रहे हैं, एनएसआईजीएससी की और एनएमएमएस की, 2 हम देख रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक की जो स्कीम है वो शायद भिवानी बोर्ड में किसी के पास है चार्ज, वो देख रहे हैं उसको। इसमें एक स्कीम ऐसी भी है जो 90% से ऊपर जो बच्चे मार्क्स ले लेते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। एक इस तरह की स्कीम भी है इसके अंदर, लेकिन वो एससीईआरटी नहीं देखती है। और इसमें बहुत सारी बीडी वर्कर्स के लिए एक स्कीम है, वो लेबर डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद हैंडीकैप बच्चों की भी एक स्कीम है जो हम नहीं देखते हैं। माइनॉरिटी की भी स्कीम है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देखता है, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आते हैं और हर स्कीम के अंदर स्कूल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्कूल को ही बच्चे को वेरीफाई करना है। बच्चा स्कूल से वेरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइनॉरिटी के अभी क्योंकि लेटर्स भी आ रहे हैं, मैंने देखा है हमारे पास भी, वो एक कॉपी भेज देते हैं, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी का हम नहीं देखते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही देखता है। तो वो नेशनल वाली देनी जरूरी है या नहीं? जी मैडम, जो हम स्टेट स्कीम अगर हम बच्चों को दे रहे हैं हाँ जी, तो वो जो पोस्ट मैट्रिक और वो सब देनी जरूरी है? हाँ मैडम दे सकते हो। स्टेट के साथ आप इसको कंफ्यूज ना करें, स्टेट में कुछ भी आप दे रहे हो इसका स्टेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सेंटर की स्कीम सेपरेट इशू है। सेंटर की एक स्कॉलरशिप, एक इंसेंटिव आप दे सकते हो, स्टेट में कुछ भी चल रहा है, क्योंकि स्टेट में देखिए रेगुलर लेवल पे एससी के बच्चों को इंसेंटिव तो मिल ही रहा है ना, इसके बावजूद हम एनएसआईजीएससी की स्कीम चला रहे थे सेंटर लेवल पे, और एनएसआईजीएससी का उनको बेनिफिट मिल रहा था। तो सेंटर की स्कीम को स्टेट के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है फील्ड के अंदर। सेंटर में जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्टेट से आपको उसको बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का आप जब होम पेज खोलेंगे वहां पर आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाएगी स्कीम्स की। वो पूरी की पूरी स्कीम्स जो हैं वो सेंटर की स्कीम्स हैं, और उनमें से एक इंसेंटिव, एक स्कॉलरशिप बच्चा ले सकता है, स्टेट में वो चाहे कुछ भी ले रहा हो। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम अपने माइक को अनम्यूट कर लें बोलते थे मैंने, प्लीज एक बार। ओके, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ जी। तो जब हम उसको नेशनल पोर्टल पर खोलेंगे, पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक, तो इसका क्राइटेरिया होगा कोई? हाँ बिल्कुल मैडम, हर स्कीम का एक अलग क्राइटेरिया उस पर दिया हुआ है, ठीक है मैम, पूरी थैंक यू। डिटेल उसके ऊपर मौजूद है। ओके मैम, वो पूरा थैंक यू। क्राइटेरिया उसके अंदर दिया हुआ है, उसमें तकरीबन 50 के करीब स्कीम्स हैं, और सभी स्कीम्स का एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। बच्चा और जब उस क्राइटेरिया को हमारे फुलफिल पास करता है जब नहीं ऑटोमेटिक वो आती है स्कीम तो आ जरूरी जाती है। नहीं है ना हम बच्चों को वो अप्लाई कराएं? हाँ बिल्कुल आप करा सकते हो मैडम, अगर आपको उसमें दिखता है, लगता है कि आपका बच्चा इसमें से किसी भी स्कीम के अंदर आप आ रहा है, तो आप उसको अप्लाई करा सकते हैं। और जरूरी नहीं भी है मैम, नीड भी हाँ नहीं। जरूरी नहीं भी है, लेकिन जैसे हमारी स्कीम है एनएमएमएस की है, ये आपके लिए जरूरी हो जाती है अगर बच्चा क्वालिफाई करता है ओके तो। मैम, यही क्लियर करना था पॉइंट मैम, हाँ थैंक जी यू मैम। बिल्कुल, ये जरूरी हो जाती है। जैसे एनएसआईजीएससी में अगर आपका बच्चा आ जाता है तो वो भी जरूरी हो जाती है। ये तो ये ठीक है स्कीम्स तो मैम, ये हम देख दो ही का रहे हैं तो हमारे, क्लियर हो गया, लेकिन दूसरे बाकी डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स भी हैं। हैंडीकैप्स की स्कीम है, आपकी माइनॉरिटी की स्कीम है, वो भी आपके स्कूल्स के पास लेटर्स आते रहते हैं उसके भी। माइनॉरिटी के तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे मेवात में, तो बहुत हैं, उधर मैम यमुनानगर एक में भी हैं। पॉइंट और है, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी वाले बीसीए में भी आते हैं हमारे यहाँ। हाँ वो कोई इशू नहीं है मैम, माइनॉरिटी जो है वो तो अलग स्कॉलरशिप हो गया ना, वो फिर सेंटर की स्कीम हो गई है। ओके, वही ठीक है मैम, जी, क्लियर हो गया मैम। माइनॉरिटी थैंक तो क्लियरली सेंटर की स्कीम हो गई ना, वो तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देखता है। और बीसी या ओबीसी या एससी का बच्चा अगर स्कॉलरशिप स्टेट से ले रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो ले सकता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। और कोई अगर कोई साथी पूछना चाहे कुछ?
चलिए, फिर मेरे हिसाब से शायद ये आपको सारा क्लियर हो ही गया है। बाकी हम लोग यहाँ पर हैं, अगर आपको एनएमएमएस से रिगार्डिंग कोई भी अगर समस्या आती है या आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप यहाँ पर एग्जाम विंग SCERT में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है examwing@gmail.com, examwing@gmail.com। आप मेल डाल सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनएमएमएस के रिगार्डिंग, एनटीएससी के रिगार्डिंग कोई भी आप कोई क्वेरी है, कुछ भी आप अगर पूछना चाहें तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अश्विनी जी बाकी डिटेल्स हमारी शेयर कर देंगे आपके साथ। जी जी मैम जी, बहुत बहुत सुमिता जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपका मैडम जी मेल दोबारा बताना जी। जी मैं जी examwing SCERT4@gmail.com, 4 4 न्यूमेरिक में है। examwing SCERT आगे मैडम जी 4 नंबर न्यूमेरिक में न्यूमेरिकल @gmail.com। ठीक ठीक, थैंक यू। तो मेरे हिसाब से फिर अभी ये सेशन हम खत्म करें। अगर आपको कोई और क्वेरी नहीं है, कुछ अगर आप नहीं पूछना चाहते हैं तो, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ सुमिता रांगे जी, शायद मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स आपके वक्तव्य से, आपके स्पीच से संतुष्ट हैं और जो आपने बताया है माइन्यूटली हर स्कीम को, ये इनके लिए लाभान्वित भी होगा अपने विद्यार्थियों के लिए। और आप बहुत बहुत आभार स्कूल लीडरशिप एकेडमी की तरफ से, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि समय समय पर आपने, हाँ जी थैंक यू, बहुत सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सबने बड़े पेशेंस के साथ सुना। बाकी अगर कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप हमसे बेधड़क कांटेक्ट करें। सम्मानित साथियों, देखिए एक हेड के अंदर क्या गुण होने चाहिए, साथ साथ आप इनडायरेक्ट रूप से ये बात भी देख रहे हो। मैडम ने, बजाज साहब ने सुबह आपसे कितनी बार ये कहा है कि जब भी कभी हमें हमारी आप जरूरत समझें, आपको हमारे डिपार्टमेंट से या व्यक्तिगत तौर पर कोई भी आवश्यकता है, एग्जाम की जरूरत हो, तो कितनी बार आपसे कहा है कि आप बेधड़क होकर के SCERT 24/7 आप लोगों के लिए काम करती है। ये हेड का पहला गुण है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ट्राई टू बिकम बी पॉजिटिव। तो ये जब आप होंगे तो अपने विद्यालयों की स्थिति को सुधारने में, विद्यार्थियों को अपना बनाने में, अपने स्टाफ को अपना बनाने में, उस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वह गांव का स्कूल है, वह कम्युनिटी वाले भी, ऐसा नहीं कि गांव का व्यक्ति खराब होता है या शहर का व्यक्ति खराब होता है, खराब कोई व्यक्ति नहीं होता। मेरा अपना व्यवहार, मेरा अपना एटीट्यूड, मेरा अपना बिहेवियर, मेरी अपनी सोच ही मेरे को समाज से अलग करती है, और वही मेरी सोच समाज को अपना बनाती है। आपने अब मेरे जितने भी वक्तव्य अब रहे अब तक, जितने भी आपने देखा होगा, हर साथी ये बताना चाह रहा है कि बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को भी आसान बना सकें, और अपने मन के अंदर जो तनाव होता है उसको भी कम रखें। क्योंकि जितना सरल होना आसान है, उसमें दुविधा ही नहीं होती, उसमें आपको को चिंता ही नहीं होती कि मैंने सुबह क्या कहा था आपके सामने, मैं अब क्या कह रहा हूँ। हमेशा जो बात जैसी है आप वैसे कहेंगे, उस बात को कहने का तरीका जरूर हमारा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज समस्या जब पैदा होती है जब मुझे ईगो टकराती है मेरे अंदर, मैं अपने आप को औरों से बेहतर समझता हूँ। बेहतर हर इंसान है, परमात्मा ने इंसान के अंदर हर व्यक्ति में अलग अलग गुण दिए हैं, तो उन गुणों को परखने का प्रयास करें। क्योंकि अब हमारा समय, हम 5 मिनट लेट चल रहे हैं सुबह के सेशन से ही। तो मैं एक बार पुनः आपकी तरफ से भी, स्कूल लीडरशिप एकेडमी की तरफ से भी बहन सुमिता रांगे जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्तम समय में समय दिया। और मैं आशा करता हूं कि जब भी हमें SCERT स्कूल लीडरशिप एकेडमी को मैडम की जरूरत होगी इस लेक्चर की, तो वो हमें जरूर कोऑपरेट करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ बहन आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ठीक हम 12:15 बजे इस सेशन को दोबारा करेंगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।